एक किसान के घर के आंगन के अंदर एक पेड़ होता है। उस पेड़ पर रस्सी डालता है और वो किसान लटक जाता है। जैसे वो लटकता है, घर में चीख पुकार मच जाती है, शोर मच जाता है। इसके बाद घर के परिवार के लोग दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद सबसे पहले उस पेड़ पर चढ़कर उस रस्सी को काटा जाता है। इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है, उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उस किसान को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब इसके बाद ये मामला निचली अदालत में पहुंचता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह पहुंचता है, लेकिन सभी की अदालतें एक ही फैसला सुनाती हैं। और जो निचली अदालत का फैसला था कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाएं। अब उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के यहाँ पर अपील करता है कि साहब मुझे क्षमा याचना दे दी जाए या मेरी सज़ा को कम कर दी जाए। आखिरकार राष्ट्रपति ने पूरे मामले को सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए और बाकायदा इसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी जाती है। तारीख होती है 8 अगस्त 2013। अब जैसे ही सेंट्रल जेल जबलपुर को ये सूचना मिलती है कि 8 अगस्त को उसको फांसी दी जानी है, तो 7 अगस्त को पूरा इंतज़ाम कर लिया जाता है। जेल के अंदर पूरी तैयारी की जाती है। रस्सी कहाँ से मंगानी है, कौन जल्लाद होगा उसको फांसी देगा और कौन कौन यहाँ पर डॉक्टर मौजूद रहेंगे, कौन, ये सब की पूरी तैयारी शुरू हो जाती हैं। पूरा दिन इस पर रिहर्सल चलता रहता है। अब जेल के अंदर जितने भी कैदी मौजूद होते हैं, हर कैदी की ज़ुबान पर एक ही बात थी कि कल सुबह को उस किसान को, इस व्यक्ति को फांसी दी जानी है। लेकिन रात के 11:30 बजे के आसपास एक संदेश आता है कि अभी फ़िलहाल इस व्यक्ति की फांसी की सज़ा को रोका जा रहा है। जब तक क्या अगला आदेश नहीं आ जाएगा तब तक इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर ना चढ़ाया जाए। आखिरकार कौन था वो किसान जिसको फांसी की सज़ा दी जा रही थी? आखिरकार उसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया था कि निचली अदालत से लेकर राष्ट्रपति तक उसकी सज़ा को माफ़ करने को तैयार ही नहीं थे? कौन था वो व्यक्ति? आज की कहानी के माध्यम से उस व्यक्ति के बारे में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है सीहोर, और सीहोर ज़िले का एक थाना लगता है इच्छावर थाना क्षेत्र का गाँव है कनेरिया। दरअसल गांव का ही एक किसान होता है और किसान के 4 बेटे होते हैं, और जो चारों बेटे होते हैं उनके नाम कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे बड़े वाले बेटे का नाम छगन लाल होता है, दूसरे का नाम मगन लाल होता है, तीसरे का नाम जगन लाल होता है और चौथे का नाम अगन लाल होता है। छगन, मगन, जगन, अगन। दरअसल ये 4 बेटे होते हैं। 4 बेटों में से दूसरे नंबर का जो बेटा होता है जिसका नाम मगन लाल होता है, मगन लाल गाँव के ही सिमाने पर रहता था। उसका एक पक्का घर होता है, पास में आंगन है, पेड़ हैं, सब कुछ है उसके पास। साथ ही उसके पास 2 बीबियाँ भी होती हैं, 5 उसकी बेटियाँ भी होती हैं। अब उस व्यक्ति के पास थोड़ी सी ज़मीन थी। थोड़ी सी ज़मीन को गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम होता है रामलाल, उस रामलाल से बात करता है। मई 2010 का ये वाक़या है। उससे कहता है कि रामलाल, हम अपनी ज़मीन है उसे बेचना चाहते हैं। तो जैसे ही रामलाल ने ये बात सुनी, रामलाल ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपनी ज़मीन बेचना चाहते हो तो मैं इसे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। उस दिन उसने बहुत खुश था और खुश होने की वजह से ही वो शराब पी के आता है, और शराब पी के आने के बाद अपने घर में आता है। उसकी पत्नियां होती हैं 2, एक का नाम बसंती होता है, दूसरे का नाम संतो होता है। संतो और बसंती से कहता है कि मैंने अपनी ज़मीन का सौदा तय कर दिया है, बहुत जल्दी इसको बेच दूंगा। अब जब बात बेचने की आती है तो संतो और बसंती कहती हैं कि ऐसा मत करो, तुम्हारी बेटियाँ क्या खाएंगी, कैसे परवरिश होगी उनकी, इसलिए इस ज़मीन को मत बेचो। जब उसने कहा कि मैं ज़िद कर ली कि मैं ज़मीन बेचूंगा ही बेचूंगा, तभी उन दोनों पत्नियाँ जाती हैं जेठ और देवरों के पास, कहते हैं कि तुम्हारे भाई का दिमाग ख़राब हो गया है, वो ज़मीन बेचना चाहता है। जैसे बड़े भाई और छोटे भाइयों को इस बात पता चलती है, उन्होंने आके समझाया कि भाई ज़मीन बेचना सही नहीं है। और इसी तरह से रोज़ इस घर के अंदर कलेश होना शुरू हो जाता है। कलेश कुछ इस तरह से होने लगता है कि ये ज़मीन बेचने की बात करता था मगन लाल, और बाकी जो इसके भाई होते हैं, इसकी पत्नियाँ होती हैं, वो इस बात पर मना करते थे। अब रोज़ का रोज़ कलेश होता था। वो डेली के अपने घर से निकल जाया करती थी मजदूरी करने के लिए, और इसी तरह से वक्त आगे बढ़ने लगता है। 11 जून 2010 की वो रात की बात है, जब 5 बेटियों ने और जो उसकी पत्नियां होती हैं उन्होंने तो खाना खा लिया, और जब इसके पास खाना लेके पहुंचे तो इसने गुस्से में उस खाने को फेंक दिया। उसने कहा मुझे खाना नहीं खाना है, और मैं खाना भी किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसके घर में उसी की ही मनमानी नहीं चल रही थी, बाकी सबके सब लोग उस पर मनमानी दिखा रहे थे। अब उसने पूरी रात खाना नहीं खाया, आराम से वो सो जाता है। हालांकि उसे भूखे पेट नींद नहीं आती। अगला दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद खाना बनाया जाता है। दोनों ही पत्नियां, एक खाना बना रही थी तो दूसरा खाना उसके पास लेके जाती है कि खाना खा लो, तुमने रात भी खाना नहीं खाया था। वो कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब ऐसी बात थी तो कुल मिला के खाना उसके पास रख दिया जाता है कि इस खाने को खा लेना। उसने खाना उठाया और इधर से उधर टहलना शुरू कर देता है। वो दोनों पत्नियां कहती हैं कि इनका तो रोज़ का नाटक है, शराब पीते हैं और उसके बाद घर आते हैं, बस एक ही नाटक है कि बस ज़मीन बेचनी है। ज़मीन तो बिकेगी नहीं, क्योंकि बच्चियों की परवरिश कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, ज़मीन में
थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। इतनी बात कहकर वो दोनों महिलाएं घर से निकल जाती हैं मजदूरी करने के लिए, और वहीं घर के पास में ही कुछ फासले से मजदूरी करने के लिए चली जाती हैं। अब वो व्यक्ति दिन भर गुस्से में अपने घर में पड़ा रहता है। शाम के 5 बज जाते हैं। जब 5 बज जाते हैं, जो बेटियां होती हैं, बेटियां सबसे बड़ी वाली बेटी होती है जिसकी उम्र 6 साल होती है, नाम लीला होता है। दूसरी बेटी सविता जिसकी उम्र 5 साल होती है। तीसरी बेटी आरती जिसकी उम्र 4 साल होती है। और चौथी बेटी फूल कंवर जिसकी 2 साल उम्र होती है। और 5वीं बेटी जमुना जिसकी 1 साल के आसपास उम्र होती है। अब ये व्यक्ति गुस्से में था, मगन लाल। वो बाहर बच्चे खेल रहे थे, बच्चों से कहता है कि चलो घर चलो, तुम सुबह से लेकर बाहर घूमते रहते हो। तभी लीला ने सबसे छोटी वाली बेटी जमुना को गोद में लिया और वो घर के अंदर आने लगते हैं। घर के अंदर जैसे ही बेटियां आती हैं, आने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है, और दरवाज़ा बंद करने के बाद वो इधर उधर घूमता है, और घूमने के बाद उसने घर के अंदर रखी हुई कुल्हाड़ी लेता है। और कुल्हाड़ी लेने के बाद वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं ज़मीन नहीं बेच पा रहा हूँ, और इसलिए भी इतना गुस्से में आता है कि सबसे छोटी वाली बेटी की गर्दन काट देता है। उस कुल्हाड़ी से एक ही बार में उसकी बेटी मर जाती है। फिर वो दूसरी बेटी को मारता है, तीसरी बेटी को मारता है, चौथी को मारता है, और इसी तरह से लगातार शोर मच रहा था, चीख पुकार मच रही थी। लड़कियां जितनी ज़ोर ज़ोर से चीख सकती थीं, रो सकती थीं, वो रो रही थीं। दरवाज़ा बंद था। इसी बीच में उनकी पत्नियों तक आवाज़ पहुंचती है कि तुम्हारे घर में बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। पास में वो काम कर रही थी, दौड़ते हुए वहाँ पहुँचती हैं। उन्होंने जो विंडो के अंदर जंगले से झांक कर जो देखा, तो उसके पति लगातार कुल्हाड़ी चला रहा था, अपनी ही बेटियों को मार रहा था, और जो अंत में एक बच्ची थी उसने उसको भी काट दिया, उसको भी मार दिया। अब जो मार देता है तो उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इसके बाद उन दोनों पत्नियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनने के बाद आसपास के लोग भी वहाँ से आ जाते हैं। साथ ही जो उसके भाई होते हैं बड़े, छगन जगन, ये भी मौके पर आ जाते हैं। इसी बीच में इसने अपना घर का दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद वो हाथ में कुल्हाड़ी लगी हुई थी, कभी इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा था। तभी वो दोनों पत्नियों ने जब बच्चों के पास जाने की कोशिश की, तो उसने अपनी पत्नियों पर भी हमला करने की कोशिश की। आखिरकार वो तो वहाँ से भाग जाते हैं डर की वजह से, क्योंकि वो 5 हत्याएं कर चुका था। 5 हत्याएं होने के बाद उसके आसपास आने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तभी उस व्यक्ति ने अपने घर के अंदर से रस्सी निकालता है। घर के ही आंगन में उसके एक सागौन का पेड़ होता है, उस सागौन के पेड़ पर रस्सी डालता है, और रस्सी डालने के बाद उस पर वो लटक जाता है। यानी कि वो अपनी ज़िंदगी की लीला को ख़त्म करना चाहता था, और इस दृश्य को गांव के लोग देख रहे थे। तभी उसका बड़ा भाई जितनी जल्दी हो सकता था उतनी ही जल्दी वो उस पेड़ पे चढ़ता है। पेड़ पे चढ़ने के बाद उस रस्सी को काट देता है, और जैसे ही रस्सी कटने के बाद वो गिरता है, तब उसकी हालत उस वक्त ऐसी नहीं थी कि वो विरोध करने की स्थिति में होता। तभी वो गांव वालों से कहता कि भाई जितनी जल्दी हो सके इसको बांध दो। यानी कि उसी पेड़ से उसको बांध दिया जाता है, और बांधने के बाद ताकि वो कुछ ऐसा गलत कदम ना उठा सके जिससे क्या किसी और को हानि पहुंचे या उस खुद को हानि पहुंचे। तभी सरपंच होते हैं, सरपंच के पति राधेश्याम, उनको सूचना दी जाती है कि इस तरह से जो मगन लाल है उसने इस घटना को अंजाम दे दिया है। अब सरपंच के पति राधेश्याम जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है इच्छाभर, वहाँ पर SHO होते हैं VK जैन, उनको सूचना देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके साहब जल्दी से आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से बड़ी वारदात हो चुकी है। और बड़ी वारदात की सूचना पाकर VK जैन मौके पर पहुँचते हैं, उस व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद इसको जेल भेज देते हैं, और इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल करते हैं। जितने लोगों ने देखा था वो पूरी चार्जशीट दाखिल करते हैं, और चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत को भेज देते हैं। जैसे ही चार्जशीट दाखिल होती है, अदालत में सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान जो निचली अदालत होती है 3 फरवरी 2011 को इस मामले की पूरा संज्ञान लेने के बाद, सुनने के बाद, अदालत की जो वकील थे दोनों की जिरह सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाएं। फांसी की सज़ा उसके मुकर्रर हो जाती है। उसके बाद मामला हाई कोर्ट में अपील की जाती है। 14 सितंबर 2011 को इस फैसले को बरकरार रखा जाता है, और हाई कोर्ट भी कहता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाएं। अब अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी 2012 को इस मामले पर अब वही उसकी सज़ा को बरकरार रखता है। सज़ा बरकरार रखने के बाद फिर अपील की जाती है राष्ट्रपति के यहाँ पर। जब राष्ट्रपति की यहाँ पर अपील की जाती है, राष्ट्रपति पूरे मामले की सुनवाई करते हैं। सुनने के बाद देखते हैं, और उसके बाद फिर निर्णय लेते हैं। कहते हैं 22 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति साफ साफ कह देते हैं कि इस व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको फांसी ही दी जानी चाहिए। यानी कि उसकी जो अपील होती है उसको खारिज कर देते हैं, सुनते ही नहीं है। अब अपील खारिज कर दी जाती है। 8 अगस्त 2013 को जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर ये ब्लैक वारंट जारी कर देता है 8 तारीख का, कि इस व्यक्ति को 8 अगस्त 2013 को उसको
ये सेंट्रल जेल जबलपुर के अंदर इसको फांसी की सज़ा दे दी जाए, फांसी चढ़ा दी जाए। अब जैसे ही ये आदेश सेंट्रल जेल को मिलता है, सेंट्रल जेल अब इस मामले में तैयारी करना शुरू कर देती है। 7 अगस्त 2013 को वो पूरे दिन तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद इसको कैसे फांसी दी जानी है, अब पूरे सेंट्रल जेल के अंदर हर कैदी इसी बात की चर्चा कर रहा था कि मगन लाल की फांसी की सज़ा तय हो चुकी है, अब उसे फांसी दी जाएगी, क्योंकि आदेश तो ये पहले ही जारी हो चुका था। आदेश जारी होने के बाद पूरे दिन ये प्रक्रिया चल रही थी। तभी एक एनजीओ ने अपील किया कि इस मामले में अभी सुनवाई की जाए, क्योंकि जो पुलिस ने चार्जशीट लगाई है, जो भी पुलिस ने काम किया है, इसमें सच्चाई नज़र नहीं आती। उन्हें लगता है कि शायद इसमें कुछ ना कुछ घालमेल है। उन्होंने ये भी अपील की कि इसकी सज़ा को कुछ कम कर दिया जाए, इसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दी जाए। इस तरह से लगातार जो कानूनी दांव पेच होते हैं वो लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। आखिरकार ऐन वक्त पर यानी कि 7 अगस्त 2013 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया जाता है कि अगले आदेश तक इस व्यक्ति की फांसी की सज़ा को रोक दी जाए, अभी से फांसी की सज़ा ना दी जाए। यानी कि उस व्यक्ति का सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे, सुबह दिन निकलता, उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती, चढ़ा दी जाता, लेकिन उस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई। आज भी उस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई है, आज भी वो अपनी फांसी की सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। कानून है, कब फांसी देगा ये तो कानून ही तय करेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि गुस्से में लिए गए जितने भी फैसले होते हैं वो बेकार होते हैं। मई से लेकर वो अपनी ज़मीन बेचना चाहता था और पूरा जून का महीना आ जाता है, 10 या 11 तारीख के आसपास की बात थी। पत्नियां सही सोच रही थी कि बेटियों की परवरिश कैसे होगी, लेकिन उस व्यक्ति की आदत थी शराब पीकर घर में ड्रामा करने की, और वो ज़मीन अगर बेच देता तो शायद उस पैसे की भी वो शराब पी लेता, क्योंकि बीवियाँ ही थीं दोनों उसकी, बसंती और संतो, जो कि बच्चों की परवरिश कर रही थीं। उन 5 बच्चों में से कोई सा भी नहीं बचा था और पुलिस को पर्याप्त सबूत भी मिले थे घटनास्थल से। लेकिन अब आगे की क्या कार्रवाई होगी ये तो भविष्य के घर में छुपा है। जाते जाते भैरव आ रहे हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही संदीप यादव, शकील खान, मंजीत कौर, मुस्कान, जितेंद्र कुमार, गणेश कुमार, बबीता रानी, कमला देवी, सुमन, जफर अली, बलबीर सिंह, नफीस अंसारी, लाल चंद्रा, अजीत कुमार, ऋषि भाटी, जगदीश गुज्जर, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।